हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारी सीटेट 2023 जो कि दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें हम सीडीपी की जो थ्योरी है उसे बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे। तो सीडीपी 1 बाई 1 जितने भी चैप्टर होते हैं सारे आपको एग्ज़ाम से बहुत पहले कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनके सॉल्यूशन चलेंगे। तो आज हमारी थ्योरी में ये थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में अभी तक जो हमने थ्योरी में पढ़ा था उसमें वृद्धि और विकास, वंशानुक्रम और वातावरण, ये सारी चीज़ें यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने भी ये वीडियो देखी नहीं है तो सबसे पहले जाके उन वीडियोस को लवली एकेडमी पर बनी हुई प्लेलिस्ट में अभी जाके चेक कीजिए और उसके बाद में हमारी ये थर्ड पार्ट को देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो आज हमारी थर्ड क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में। जो बाल विकास के सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये क्या होते हैं और एक बालक के विकास में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो इसका सबसे पहला सिद्धांत होता है उसे बोला जाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। सबसे फर्स्ट सिद्धांत है जिसे बोला जाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये बालक के जीवन में, बालक की ग्रोथ में किस प्रकार से अपना योगदान देता है, किस प्रकार से वर्क करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति के जीव अपनी जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। जो समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है ये हमें बताता है कि जो जीव जिस प्रजाति का है, जिस वंश में पैदा हुआ है, जिस प्रजाति का भी है, जैसे कोई भी जानवर है, यानी जैसे एक कुत्ता है तो वह अपनी जाति की चीज़ों का अनुसरण करेगा, बिल्ली है तो वो बिल्ली की तरह उसका विकास होगा, या फिर कोई भी मनुष्य है यानी जिस इंसान की, जिस जीव जंतु की जिस प्रकार की जाति है वो उसी के अनुसार अपने विकास को कंप्लीट करता है। तो यह सिद्धांत हमें बताता है कि प्रत्येक जाति का जीव अपनी जाति का अनुसरण करते हैं। यानी एक कुत्ता है, वो कुत्ता का जो बच्चा होगा वो भी कुत्ते की तरह ही बिहेव करेगा। और जैसे एक शेर होता है, जैसे शेर, तो जो शेर का बच्चा होगा वो भी शेर की तरह ही अपनी जाति का अनुसरण करते हुए अपने विकास को करेगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड सिद्धांत होता है उसे बोला जाता है विकास की दिशा का सिद्धांत। यानी जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है ये बालक के जीवन पर किस प्रकार से वर्क करता है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत दो प्रकार से होता है। जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है, सीटेट में यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लवली एकेडमी पर ली गई प्रीवियस ईयर के लिए जितनी भी क्लासेस थी वो सारी ऐसी थी जिनमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हूबहू ऐसे ही एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप सभी लोग जाके अपने क्वेश्चन पेपर को या फिर जो पिछली जो थ्योरी है उन सभी को जाके वॉच कर सकते हो। तो विकास की जो दिशा का सिद्धांत होता है उसे 2 प्रकार में डिवाइड किया होता है। एक होता है मस्तकाधोमुखी और दूसरा होता है दुर्विमुख। जो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत होता है इसे बोला जाता है सिफेलोकॉडल, और जो दुर्विमुख सिद्धांत होता है इसे बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये किस प्रकार से वर्क करता है। जो सिफेलोकॉडल होता है, मस्तकाधोमुखी होता है, ये सिद्धांत सिर से पैर की ओर वर्क करता है। एक बालक का जो विकास होना है सबसे पहले उसके सिर का विकास होगा, उसके बाद उसके पैरों की तरफ, यानी कि ये विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। उस विकास को क्या बोला जाता है, सिफेलोकॉडल या मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। यानी ये जो सिद्धांत होता है इसमें बालक के पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद उसका हाथों पैरों का और उसके बाद में उसके पैरों का विकास होगा। तो इसी प्रकार से ये इस विकास में को बोला जाता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिर से पैर की ओर कौन सा विकास कार्य करता है तो मस्तकाधोमुखी, जिसे सिफेलोकॉडल बोला जाता है। दूसरा होता है दुर्विमुख, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल की तरह होता है। तो वो किस प्रकार से होता है, मध्य से बाहर की ओर, यानी कि उसके सेंटर पार्ट से लेकर उसके हाथों की तरफ बढ़ेगा, उसके पैरों की तरफ बढ़ेगा, उसके सिर की तरफ बढ़ेगा। तो इस विकास को बोला जाता है मध्य से बाहर की ओर। यानी ये जो विकास होता है ये मध्य से बाहर की ओर होता है। बालक का जो सिफेलोकॉडल होता है वो सिर से पैर की ओर होता है और जो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है वो मध्य से बाहर की ओर होता है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं।
सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। जो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है ये बालक के जीवन में किस प्रकार से वर्क करता है, तो विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी कि ये सिद्धांत हमें बताता है जो बालक का विकास होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सामान्य से विशिष्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले जो बालक का विकास वर्क करता है उसमें बालक सामान्य चीज़ों को, नॉर्मल चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल चीज़ों को पहले सीखता है। यानी बालक पहले सामान्य चीज़ें सीखता है और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते वो विशिष्ट चीज़ें सीखता है। यानी ये बालक का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब सामान्य से विशिष्ट क्या होता है, एक बालक सबसे पहले जैसे उठना सीखता है, कोई भी बालक है पहले इस दिशा में आया, यानी एक बालक ने सबसे पहले उठना सीखा, उसके बाद वह बैठना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। यानी ये सामान्य क्रियाएं करना, पहले वो छोटी चीज़ें सीखता है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। कोई भी बालक का विकास ऐसे नहीं होता कि एक बालक पहले दौड़ना सीख गया, उसके बाद चलना सीख गया, उसके बाद बैठना और उसके बाद उठना। इस प्रकार से तो नहीं हो सकता। इसीलिए इस विकास का सिद्धांत हमें ये बताता है कि बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे कि बालक पहले उठना सीखेगा, उसके बाद बैठना, उसके बाद चलना और उसके बाद दौड़ना, जैसे ये बालक कर रहे हैं। यानी बालक पहले नॉर्मल चीज़ों को करता है और उसके बाद में जो उसके लिए थोड़ी सी कठिन होती हैं, जो चीज़ें थोड़े टाइम के बाद सीख पाते हैं, तो बालक अपनी एज में आता जाता है और उसी के हिसाब से चीज़ें सीखता जाता है। अगर बालक ने सबसे पहले उठना सीख लिया तो उसके बाद वह बैठना सीखेगा, बैठने के बाद वह धीरे धीरे पकड़कर खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे वह एक हाथ छोड़कर खड़े होना सीखेगा, किसी वस्तु का सहारा लेने के बाद में वस्तु को छोड़कर सीखेगा, उसके बाद में बालक धीरे धीरे चलना सीखता है और उसके बाद में दौड़ना सीखता है। तो ये सिद्धांत हमें बताता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी बालक का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत। यानी जो निरंतरता का सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के अनुसार देखा जा सकता है कि बालक का विकास निरंतर होता रहता है। ये सिद्धांत जो निरंतरता का होता है ये हमें बताता है कि जो बालक का विकास है वो निरंतर होता रहता है। जो बालक का विकास है वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। बालक का जो विकास है वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया कहलाती है। मानव चाहे किसी भी उम्र में हो उसका विकास सदैव होता रहता है। यानी एक बालक का जो विकास है वो निरंतर गति से होता रहता है, वह कभी भी नहीं रुकता है। अगर एक बालक ने बहुत छोटी एज में किसी भी चीज़ को सीखा है तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब उसका लेवल जिस चीज़ को समझने के लिए होगा, उसका विकास कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर और किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो सकता है। इसीलिए जो डेवलपमेंट होता है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। एक बालक बहुत ज़्यादा, जब जैसे एक आदमी वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, उसके बाद भी अगर वह चाहे तो कोई ना कोई चीज़ें जो उसके आसपास के वातावरण में घटित हो रही हैं उन सभी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। जैसा कि हमने वृद्धि में बात की थी, जो ग्रोथ होती है वो एक परिपक्व अवस्था आ जाने के बाद में रुक जाती है। उसी प्रकार से जो डेवलपमेंट होता है उसे कभी रोका नहीं जा सकता। बालक किसी भी उम्र में कोई भी चीज़ कभी भी सीख सकता है। उसके बाद है सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत। प्रत्येक बालक में एकीकरण पाया जाता है। एक बालक जैसे किसी वस्तु को पहले पूरे हाथ से उठाता है, उसके बाद उसे अपनी उंगलियों की सहायता से उठाना सीख जाता है। यह सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। एकीकरण के सिद्धांत का मतलब होता है एक बालक किसी भी क्रिया को सीखने के लिए सबसे पहले, जैसे बालक को ऐसे समझ लेते हैं, एक ग्लास को एक बालक को उठाना है, तो जब बालक बहुत छोटा होता है, जब उसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो बालक उस ग्लास को दोनों हाथों से कभी पकड़कर उठाता है। उसके बाद जब धीरे धीरे उसे दोनों हाथों से उसे अच्छे से ग्रिप करना आ जाता है, उसके बाद उसे वो एक हाथ में उठाना सीख जाता है। जब बालक उसे एक हाथ से उठाना सीख जाता है, जब थोड़ी उसकी अवस्था बढ़ती है, जब वह अपनी एज में थोड़ी सी प्रोग्रेस करता है, उसके बाद बालक उसे अपनी फिंगर्स की सहायता से ग्रिप करने लगता है। तो इसी प्रकार से जो एकीकरण का सिद्धांत होता है वो बालक की अंदर वर्क करता है। यानी बालक पहले किसी भी चीज़ को, कोई भी वस्तु होती है XYZ, उसे पहले पूरे हाथ से उठाता है, उसके बाद धीरे धीरे अपनी अवस्था के बढ़ने के बाद में उसे अपनी उंगलियों की सहायता से उठाने लगता है। तो बालक किसी भी, जैसे कोई भी चीज़ है, बालक को अगर सिखानी है तो पहले बालक को किसी संपूर्ण चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये जैसे एक गाय है,
उसके बाद में धीरे धीरे उसके पार्ट्स के बारे में बताते हैं। ये गाय की आंखें हैं, ये गाय की पूंछ है। ये सिद्धांत भी एकीकरण के सिद्धांत की तरह वर्क करता है। उसके बाद है वर्तुलाकार बनाम रेखीय गति का सिद्धांत। वर्तुलाकार बनाम रेखीय गति का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत बताता है कि बालक का विकास रेखीय गति से यानी एक दिशा में सदैव नहीं होता है। बालक का विकास वर्तुलाकार रूप से होता रहता है। बालक का जो विकास होता है वो समान गति से नहीं होता, यानी कि बालक ने किसी भी चीज को एक ही लेवल पर जाकर नहीं सीख सकता है। किसी बालक में स्टार्टिंग में कहो वो बालक बुद्धि से थोड़ा सा मंद रहे, लेकिन बाद में जाकर अगर उसे अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, तो वह अपनी विकास की प्रक्रिया में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है और उसके बाद में वह सीखना स्टार्ट कर सकता है। तो जो बालक का डेवलपमेंट होता है वो एकीकरण में नहीं होता है, उसे रेखीय गति में नहीं बोला जा सकता है। रेखीय गति में नहीं होता क्योंकि बालक हमेशा एक समान चीजें नहीं सीख सकता है, कभी कम कभी ज्यादा सीखता है। तो जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है, यानी स्पाइरल की तरह वर्क करता है। इस प्रकार से कभी बालक किसी भी चीज को कम सीखता है, यानी कभी कम और कभी ज्यादा। तो जो बालक का सिद्धांत होता है, यानी जो वर्तुलाकार सिद्धांत होता है बालक के विकास का, वो इस प्रकार से वर्क करता है कि बालक एक रेखीय गति से किसी भी चीज को नहीं सीख सकता है, वह किसी भी चीज को कभी कम कभी ज्यादा की तरह यानी कि स्पाइरल की तरह वर्क करते हुए सीखता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अंतर संबंध का सिद्धांत। जो अंतर संबंध का सिद्धांत होता है वो बालक के जीवन पर किस प्रकार से वर्क करता है? बालक का विकास एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए चलता है। जो बालक का विकास होता है वो एक दूसरी चीजों से इंटरकनेक्ट होकर चलता है, यानी इंटर कनेक्ट होकर वर्क करता है। जैसे कि एक बालक है जो ईवीएस को पढ़ता है, यानी ईवीएस को पढ़ता है, उसके बाद में उसे जियोग्राफी दी जाती है पढ़ने के लिए। तो ईवीएस में काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे मिल जाते हैं जो जियोग्राफी में थोड़े बहुत वर्क कर जाते हैं। तो बालक एक चीज़ को सीखने के लिए दूसरी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके सीखता है, यानी बालक ने किसी पहले सीखी हुई चीज़ को दूसरी सीखी हुई चीज़ में थोड़ा सा इंटरकनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा एक साथ मिक्स कर दिया, तो उस चीज़ को बोला जाता है इंटरकनेक्शन का सिद्धांत, यानी अंतर संबंध विकास का सिद्धांत। यानी किसी भी आगे वाली चीज़ को सीखने के लिए पीछे वाली चीज़ का यूज़ कर लेना। कोई भी ऐसा वर्क जिसे सीखने के लिए वह पीछे सीखे गए वर्क को उसमें इंटरकनेक्ट करके उसे एक दूसरे से संबंध स्थापित कर अगर सीखता है तो उसे बोला जाता है अंतर संबंध विकास का सिद्धांत। उसके बाद है विभिन्नता का सिद्धांत। जो विभिन्नता का सिद्धांत होता है तो प्रत्येक बालक में कोई ना कोई डिफरेंस पाए जाते हैं। कोई भी बालक चाहे वह एक ही माता पिता से जुड़वा ही क्यों ना पैदा हुआ हो, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी बालक हैं, उन सभी में कोई ना कोई डिफरेंसेस पाया जाता है। कोई बालक बहुत ज़्यादा मंद हो सकता है, कोई किसी बालक की बुद्धि बहुत तीव्र हो सकती है, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, यानी कि और कोई बहुत ज़्यादा जैसे होशियार हो सकता है। यानी जो प्रत्येक बालक होता है वो कुछ ना कुछ चीज़ों में एक दूसरे से डिफरेंस करता है। जैसे कि रुचि में किसी की में डिफरेंस है, यानी कि एक बालक है अगर उसे खेलने में रुचि है, दूसरे को पढ़ने में रुचि है, तीसरे को क्रिकेटर बनना है, फोर्थ को फुटबॉल प्लेयर बनना है, तो एक बालक में कभी भी एक जैसी समान चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। प्रत्येक बालक में विभिन्नता पाई जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक में विभिन्नता पाई जाती है। किसी भी बालक की सीखने की गति तेज हो सकती है और किसी बालक की सीखने की गति मंद हो सकती है। प्रत्येक बालक में देखने के लिए जो विभिन्नताएं होती हैं वो मिलती हैं। यानी एक बालक होता है उसमें हर प्रकार से डिफरेंसेस मिलते हैं। उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी रुचि किस चीज़ में है। उसे कोई बालक मंद हो सकता है, किसी की बुद्धि बहुत तीव्र हो सकती है, किसी का आईक्यू लेवल बिल्कुल डाउन हो सकता है और किसी का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा तेज हो सकता है। तो ये जो विभिन्नता का सिद्धांत होता है ये इस प्रकार से वर्क करता है कि प्रत्येक बालक में, किसी भी बालक में इस प्रकार से भी देखने के लिए मिलता है। सांस्कृतिक जो वातावरण होता है, बालक जिस माहौल में रह रहा है उस वातावरण में डिफरेंस के कारण भी बालक में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कहीं का भौगोलिक वातावरण होता है, सांस्कृतिक वातावरण होता है, उसका कल्चर है, हर चीज़ में बालक के में विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। तो ये सिद्धांत विभिन्नता के सिद्धांत पर वर्क करता है। तो ये थे हमारे बाल विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ सिद्धांत जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बेनिफिशियल हैं। आई होप ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं थ्योरी की आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेटर साबित होंगी और आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी।
आई होप ये क्लासेस आपको पसंद आई होंगी। ये क्लासेस आपको जितनी ज़्यादा पसंद आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपको क्लासेस की जितनी भी PDF चाहिए सभी को PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी जाएगी। उससे जाकर आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लोग जितना हो सके लवली एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी प्रकार की और ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियोज़ ला सके। तो आज के लिए हमारी क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।